Hello students, this is the first topic of module 3 sequence and series. This is lecture number 17.1. सीक्वेंस के टॉपिक को हम दो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 17.1 एंड 17.2. वीडियो नंबर 18 उसमें हम सीरीज़ को सीखेंगे कि सीरीज़ क्या होती है. स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है फोरियर सीरीज़. मुझे फोरियर सीरीज़ तक जाना है, लेकिन फोरियर सीरीज़ को तो मैं बाद में समझ पाऊंगा. पहले मुझे ये समझना होगा कि सीरीज़ क्या है, और सीरीज़ मैं जब तक नहीं समझ सकता जब तक मुझे सीक्वेंस के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि सीरीज़ सीक्वेंस से बनाई जाती है. तो यानी सबसे पहले मुझे सीक्वेंस, उसके बेसिक्स को समझना होगा. सीक्वेंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए इतना सारा मटेरियल नहीं रखा गया है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सीरीज़ तक जाना है मुझे. तो केवल सीक्वेंस का कुछ बेसिक रखा गया है, बेसिक डेफिनेशंस कुछ आपको दी गई हैं, तो उन्हीं पर मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा. और फिर सीक्वेंस के बाद हम सीरीज़ पर जाएंगे, और जब सीरीज़ के कॉन्सेप्ट मुझे आ जाएंगे तो मैं फोरियर सीरीज पर जाऊँगा. और फोरियर सीरीज को क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, ये भी हम जब फोरियर सीरीज पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे. उसके डेली लाइफ के एप्लीकेशन, कहाँ उसको यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उस पर हम सारे डिस्कशन करेंगे. तो जैसा कि हमने बताया कि एक क्रम है पूरा, कि फोरियर सीरीज तक जाने के लिए मुझे सीरीज़ को समझना होगा, और सीरीज को समझने के लिए सीक्वेंस तक जाना होगा. यानी सबसे पहले मैं सीक्वेंस का एक बेसिक समझ लेता हूँ. एन एक्सप्रेशन, कोई एक एक्सप्रेशन है u1, u2, u3, un. यानी u1 is the first term, u2 is the second term, u3 is the third term and u1 is the nth term. मैं इन टर्म्स को s1, s2, s3, sn और a1, a2, a3 और an, मैं ये भी कह सकता हूँ. कोई भी एक एक्सप्रेशन है जो s1, s2, s3, sn की फॉर्म में दिया गया है, विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रेसिडिंग टर्म इन डेफिनेट लॉ. यानी हर एक अगले आने वाली जो टर्म होती है वो एक डेफिनेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, किसी डेफिनेशन के अनुसार लिखी जाती है. दिस इज द सीक्वेंस. यही सीक्वेंस होती है. यानी जब हम हर एक अगली आने वाली टर्म को किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखते हुए चले जाते हैं, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं. सीक्वेंस के अंदर s1, s2, s3, sn या u1, u2, u3, un या a1, a2, a3, an हमारी टर्म्स होती हैं. s1 इज फर्स्ट टर्म, s2 इज सेकेंड टर्म, sn इज nth टर्म एंड sn+1 इज n+1th टर्म. तो इस तरीके से हम सीक्वेंस को देख सकते हैं. एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं सीक्वेंस की आपको दूं, तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन और ए मैपिंग. सीक्वेंस भी एक फंक्शन की तरह है, एक मैपिंग की तरह है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर. यानी मुझे नेचुरल नंबर n की मैपिंग रियल नंबर के साथ करनी है. यानी नेचुरल नंबर की जब मैं बात करता हूं तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू मैं उसके अंदर रखूंगा. 0 नहीं रख सकता, क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. बट जो मुझे आउटपुट मिलने वाला है रियल नंबर, यानी s1, s2, s3, sn आर रियल नंबर. जो भी ये टर्म्स की वैल्यू आती हैं वो रियल नंबर आते हैं. तो नेचुरल नंबर की रियल नंबर के साथ एक मैपिंग, एक फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंस. मैं इसे भी सीक्वेंस कह सकता हूं. यानी किसी भी अगली टर्म को किसी डेफिनेट रूल से लिखा जाना सीक्वेंस कहलाएगा. और जब मैं किसी फंक्शन की बात कह देता हूं कि मैंने फंक्शन को अप्लाई कर दिया, तो यानी हर आने वाले टर्म एक डेफिनेट रूल के साथ ही लिखी जाएगी. इसलिए मैंने उससे कहा कि यह भी एक सीक्वेंस होती है. ए रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू r और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यानी जो ये n होता है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. कोई भी फंक्शन जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच में डिफाइन किया गया उसे हम सीक्वेंस कह रहे हैं. फॉर एग्जांपल sn एक सीक्वेंस है 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. तो मैं अगर फर्स्ट टर्म देखूं तो n की जगह मैंने 1 रखा तो s1 आ गया. मैंने n की जगह 2 रखा तो s2 आ गया 1/2, s3 1/3,
S10 इज 1/10, Sn इज 1/n। यानी मैं चाहूँ तो कोई भी उस सीक्वेंस की टर्म जो भी मैं निकालना चाहूँ, जोन सी टर्म निकालना चाहूँ, उस डेफिनेट जो फंक्शन मुझे दिया मैं उसमें रख के उसकी टर्म को निकाल सकता हूँ। तो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म। ए रियल सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई Sn। उसको हम ऐसे Sn से डिनोट करते हैं। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही डिनोट करेंगे, आप Un भी कह सकते हैं, आप An भी कह सकते हैं, आप UN को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग नोटेशन है, जैसे भी आप चाहें आप सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं। आप Sn को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो कई सारे नोटेशंस हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो स्टूडेंट्स, आप ऐसे लिख करके अपनी सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं। रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है? दिस सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म, जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म बनेगी उस सीक्वेंस में से, अगर मैं उनकी रेंज पता करूं तो वही सीक्वेंस की रेंज कहलाएगी। जैसे -1 टू दी पावर n, -1 1, -1 1, -1 1, हर बार दो ही नंबर आते जा रहे हैं, यानी उसकी जो रेंज है वो -1 से 1 हो गई है। तो ऐसे मैं किसी सीक्वेंस की रेंज देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एनी अनदर एग्जाम्पल वी टेक, वी हैव द सीक्वेंस इज 1/n, so put the value 1 to infinity, 1/1, 1/2, 1/3, 1 by, and last number n tends to infinity is 0. So the range of the sequence is 0 to 1 या 1 to 0। हम 0 से लेकर के 1 तक के कुछ नंबर्स मेरे पास आते जा रहे हैं। दिस इज द रेंज ऑफ सीक्वेंस। व्हाट इज कांस्टेंट सीक्वेंस? सीक्वेंस अगर मेरे पास कुछ इस टाइप की हो कि बार बार हर टर्म की वैल्यू सेम आती जाए, हर टर्म की वैल्यू, जैसे Sn इक्वल्स टू k, यानी मैंने फर्स्ट टर्म निकाली के आई, सेकेंड टर्म के, थर्ड टर्म के, फोर्थ टर्म के, nth टर्म के, 100 टर्म के, जो भी टर्म निकालता हूँ वो के आती है। जैसे के की वैल्यू मान लीजिए 5 हो गई, तो मैं जितनी भी टर्म निकालता जाऊँ हर टर्म की जो वैल्यू है वो 5 ही आती जा रही है। तो ऐसी सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस, यानी हम इसे कांस्टेंट सीक्वेंस कह सकते हैं। हमारी सीक्वेंस में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सीक्वेंस में, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड क्या है और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या है? स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीक्वेंस का। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती हैं? तो बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस का जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव कहलाएगी इफ एनी रियल नंबर k एग्जिस्ट सच दैट, कैसे? Sn इज लेस देन इक्वल्स टू k, यानी हर टर्म की वैल्यू इस k से छोटी हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक सीक्वेंस है Sn इक्वल्स टू 1/n, तो अगर n की वैल्यू मैं 1 दे दूँ तो 1 हो गया, 2 दूँ तो 1/2 हो गया, 3 दूँ तो 1/3 हो गया, अप टू एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो गई है, सारी वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, यानी 1 से बाउंड हो गई है। यानी मैं कह सकता हूं कि Sn इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस 1 से बाउंड हो गई है, 1 से कम रह जाएगी वैल्यू सारी, यानी k की जो कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, हर सीक्वेंस की हर टर्म उससे अगर छोटी रह जाए तो सीक्वेंस इज कॉल्ड अबव बाउंडेड सीक्वेंस, यानी ये सीक्वेंस अबव बाउंडेड कहलाएगी फॉर नेचुरल नंबर के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है नीचे, अगर आप इसको देखें तो 1 से बाउंडेड है, तो दिस इज अबव बाउंडेड सीक्वेंस। तो यानी हम इस तरीके से देख सकते हैं। बिलो बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बिलो बाउंडेड, यानी वो बिलो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी इफ एनी रियल नंबर k एग्जिस्ट, एक k नंबर एग्जिस्ट करे, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि Sn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, यानी k सबसे छोटा हो, बाकी की वैल्यू सबसे बड़ी रह जाए, दिस इज बिलो बाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने Sn इक्वल्स टू n² लिया, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 आएगा, 2 ले लेता हूं तो 4 आएगी, 3 पे 9 आएगी, और n² इन्फिनिटी रखूं तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है वैल्यू। यानी मुझे लोअर तो पता चल गई बट अपर मुझे पता नहीं चल रही है, यानी सारी वैल्यू 1 से बड़ी रह जाएंगी, 1 से छोटी कहीं पर भी वैल्यू इस सीक्वेंस पे नहीं आएगी। तो दिस सीक्वेंस इज बिलो बाउंडेड सीक्वेंस, यानी ये नीचे से बाउंडेड है, ऊपर का मुझे पता नहीं है, तो ऐसी सीक्वेंस को बिलो बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है, यानी दिस सीक्वेंस इज बिलो बाउंडेड सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, मैंने अबो बाउंडेड को सीखा, मैंने बिलो बाउंडेड को सीखा, यानी अगर ऊपर से बाउंड है तो अबो बाउंडेड, नीचे से बाउंड है तो
बिलो बाउंडेड। बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट इज बिलो बाउंडेड एंड अबव बाउंडेड बोथ, दोनों होनी चाहिए। अगर मेरी सीक्वेंस अबव बाउंडेड भी है और बिलो बाउंडेड भी है तो ऐसी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। अदरवाइज इसके अलावा जो सीक्वेंस होगी इज कॉल्ड अनबाउंडेड सीक्वेंस। जो इसके अलावा सीक्वेंसेज होती हैं उन्हें हम अनबाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, बाउंडेड सीक्वेंस में हमने कहा बिलो बाउंडेड एंड अबव बाउंडेड, तो यानी K1 सबसे छोटा हो, उस नंबर से छोटा कोई नंबर एग्जिस्ट ना करे, और K2 सबसे बड़ा हो, उस नंबर से बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट ना करे, पूरी सीक्वेंस उन दोनों नंबर के बीच में रह जाए, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं मेरे पास अभी मैंने ऊपर एक सीक्वेंस ली थी, इस सीक्वेंस को देखें अगर हम, तो ये 1 से स्टार्ट हुई, उसके बाद 1/2, 1/3, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लूँ तो इन्फिनिटी पर 1/n में जब मैं वैल्यू रखता हूँ तो 0 आती है, यानी 1 से लेकर के 0 तक की पूरी सीक्वेंस मेरे पास आ गई। ये उसकी अपर है, ये उसकी लोअर है, अपर और लोअर दोनों ही तरफ से बॉन्ड हो गई है, इसीलिए मेरी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। यानी ऐसी सीक्वेंस जिसमें लोअर और बिलो बाउंडेड अबव बाउंडेड दोनों ही होती हैं, तो मैं उस सीक्वेंस को देखता हूँ कि वो सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है, अनबाउंडेड या बाउंडेड। जैसे एग्जांपल मैंने लिया एक Sn = n², अनबाउंडेड है क्योंकि उसके अंदर लोअर तो पता चलती है बट अपर पता नहीं चलती। 1/n² मैंने देखा बाउंडेड सीक्वेंस है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली वाली जो वैल्यू आनी है वो 1 आएगी, और जो लास्ट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो 1 और 0 के बीच में है। अगली सीक्वेंस को देखें, Sn = n/n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि n की वैल्यू पहली 1/2, उसके बाद 2/3, 3/4 और ये 1 तक जा रही है, यानी जो मेरी सीक्वेंस है वो 1/2 से 1 के बीच में लिखी जा सकती है, यानी इसका मतलब ये बाउंडेड सीक्वेंस है। -1n को देख सकते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि -1 और 1 के बीच में है। Sn को देखें तो n² + 1, दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस, यानी 2, 5, 10 और अपर में नहीं आ रही है वैल्यू, तो दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस बाउंडेड होती है और कौन सी अनबाउंडेड होती है। हमने स्टूडेंट्स बाउंडेड और अनबाउंडेड को समझा, कौन सी सीक्वेंस बाउंडेड होती है, कौन सी अनबाउंडेड होती है। इसी क्रम में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है कहाँ पे किसी लिमिट को कन्वर्ज करती है, किस लिमिट की तरफ अप्रोच करती है, किसी भी लिमिट की तरफ अप्रोच नहीं करती, यानी इन्फिनिटी को टेंस कर जाती है, और ना तो वो कन्वर्जेंट होती ना डाइवर्जेंट होती, उसे हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। तो 3 तरीके की सीक्वेंस हमारे पास है यहाँ, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। द कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है? अगर मेरे पास Sn एक सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म की वो सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म की जो सीक्वेंस है उसमें जो Sn है अगर वो एक फाइनाइट नंबर और यूनिक नंबर दे जाए, फाइनाइट एंड यूनिक, द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फाइनाइट नंबर एंड यूनिक, एक नंबर होना चाहिए, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट हो एंड यूनिक हो, ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज कॉल्ड, पॉजिटिव टर्म की कोई सीक्वेंस है अगर वो ± इन्फिनिटी को टेंस करती है तो ऐसी सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। द सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स n टेंस टू इन्फिनिटी डाइवर्ज टू एनी +∞ और -∞। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, द सीक्वेंस Sn इज नॉट कन्वर्जेंट एंड नॉट डाइवर्जेंट, ना तो वो कन्वर्जेंट है ना तो वो डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहलाएगी। इसका मतलब क्या है? हैज़ मोर देन 1 लिमिट्स, एक से ज़्यादा लिमिट अगर रखती है कोई भी सीक्वेंस, यूनिक लिमिट नहीं रखती, उसे भी हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। जैसे -1n मेरे पास एक सीक्वेंस थी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, n की वैल्यू मैं देता गया तो मेरे पास जो लिमिट्स आ रही हैं वो कभी 1 आ सकती है, कभी -1, मुझे नहीं पता लास्ट वैल्यू क्या आने वाली है। तो एक से ज़्यादा लिमिट यानी 2 लिमिट एक बार में आ रही हैं, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और जब लिमिट यूनिक नहीं होती तो ऐसी सीक्वेंस को ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम कुछ सीक्वेंस की लिमिट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे Sn मेरे पास सीक्वेंस है, मैं देखना चाहूँ कि वो कन्वर्जेंट है क्या, तो कन्वर्जेंट देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा n टेंस टू इन्फिनिटी पर उसकी लिमिट क्या है। तो मैंने देखा तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर जब मैंने लिमिट लगाई तो यहाँ पर मैंने देखा कि ∞/∞ यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के मेरे पास मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं।
अब उसमें से सबसे अच्छा तरीका है फैक्टराइजेशन। एल हॉस्पिटल भी होता है, आप ऊपर का डिफिनेशन अलग नीचे का अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये रूल नहीं देना चाहते तो हम ये रूल ना दे करके फैक्टराइजेशन दे सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर का एन अलग और नीचे से मैंने एन स्क्वायर को कॉमन निकाला। क्योंकि एन स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद क्या होगा कि हर टर्म में 1/n की फॉर्म आ जाएगी। और 1/n की फॉर्म का मतलब है कि अगर n इन्फिनिटी को टेंस करता है तो ये जो 1/n होता है ये 0 को टेंस कर जाता है। यानी मैं अगर 1/n का कॉन्सेप्ट बना लूँ पूरे अपने फंक्शन में, पूरी वैल्यू में, तो मेरी हर जगह पे वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने एन स्क्वायर को कॉमन लिया, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एक एन नीचे बचा रहेगा। ये वैल्यू अगर हम देखें तो दिस इज़ ये जीरो और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि ये भी जीरो है ये भी जीरो है तो यहाँ पर एक एन बचा रह जाएगा। और जो एक एन होगा उस एन को जब मैं इन्फिनिटी की तरफ टेंस कराऊंगा, इस एन को जब मैं इन्फिनिटी टेंस कराऊंगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, यानी जो सीक्वेंस मेरी है वो कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली हम देख सकते हैं एक और सीक्वेंस हमारे पास है एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन। तो मैंने उसको देखा कि एन कॉमन लेकर के वही फैक्टराइजेशन मेथड इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, एन इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं स्टूडेंट्स, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, कौन सी डाइवर्जेंट होगी। जैसा कि इसमें हम देखें तो इस सीक्वेंस में मैं ऊपर से एन स्क्वायर नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लूँगा, ये 1 को टेंस करेगी तो कन्वर्जेंट है। एन स्क्वायर प्लस 4 मैं एन इन्फिनिटी कर रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डाइवर्जेंट है। ऊपर से एन नीचे से एन स्क्वायर कॉमन 0 को टेंस करेगा यानी कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ मेरी सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्जेंट है, कहाँ पर डाइवर्जेंट है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज तब तक नहीं आएगी आपको जब तक सीक्वेंस का बेसिक नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझने वाले हैं कि जो कोई सीक्वेंस होती है वो कब मोनोटोनिकली इंक्रीज करती है, मोनोटोनिकली डिक्रीज करती है, क्या उसकी लिमिट होती है, कैसे उसकी लिमिट निकाली जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।